हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं और डेफिनेटली सेफ हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग उस बात पे डिस्कस करेंगे जिसमें कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाता है तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसा इफेक्ट अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है। वो चार्ज पार्टिकल क्या उस मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट पाथ कवर करते हुए पास आउट हो जाता है या तो उसी मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कुलर मोशन करते हुए मोशन को अपने मेंटेन रखता है। क्या करता है, क्या नहीं करता है, इस बात की इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। यस, आई एम योर ऋषभ उपाध्याय फ्रॉम योर फेवरेट सर्च चैनल फिजिक्स ज्ञान से। टॉपिक आपको पता चल गई है, कॉपी में अपनी हेडिंग डाल लो, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की सिंबल मैंने यहां पे ले लिया, जैसा आप जानते भी हो, बी वेक्टर। इट्स अ सिंबल ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैंने हम लोग इसलिए यहां पे लिया क्योंकि एक आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जो टाइम के साथ में वेरी करता है। तो ये जो बातें हम लोग यहाँ पे आज करेंगे वो बातें वहां पे वैलिड नहीं करेंगी जब आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये सब आज का जो डिस्कशन होगा वो केवल किसके लिए है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। एक चीज और, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है जिस सिंबल में हम लोग कभी कभी ये क्रॉसेस इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी ये सर्कल के अंदर डॉट्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपके जो क्रॉस के सिंबल हैं ये एक्चुअल में यूटिलाइज तब होते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड को उस प्लेन से इनसाइड ले जाते हैं। जैसे कि ये क्रॉस का सिंबल अभी इस बोर्ड पे बना हुआ है, तो ये बोर्ड के इनसाइड वे में, मतलब कि अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो वो एक तरीके से डायरेक्शन के लिए जजमेंट हम लोग ले सकते हैं और लेते हैं। तो यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, बी वेक्टर इनसाइड टू दिस बोर्ड, ठीक, ऐसा आप समझ लेना आप, ठीक है। अभी ये वाला जो है क्रॉस वाले से जस्ट अपोजिट, मतलब कि जैसे क्रॉस वाले में हम लोग बी को इनसाइड ले जा रहे हैं, बोर्ड के अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, वैसे ही डॉट वाले में हम लोग बोर्ड से बाहर की तरफ उस मैग्नेटिक फील्ड को ले जाएंगे। दैट इज इट्स अ कॉमनली यूज्ड रिप्रेजेंटेटिव सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक छोटा सा सिंबल है। सॉरी, मैं यहाँ पे इनसाइड लिख दिया, आउटवर्ड, ठीक है। ये आउटवर्ड ड्रॉ होगा, आउटवर्ड टू दिस बोर्ड, ठीक है। आप अभी इसको आप लिख लेना, छोटी सी बात है इसलिए मैं इसको जल्दी बता रहा हूँ। चलो, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो उसके साथ क्या होगा, इस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे 3 केस में। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे 3 केस में। कौन कौन से केस में, ध्यान देना। केस नंबर फर्स्ट में जब चार्ज पार्टिकल, ध्यान देना, जब चार्ज पार्टिकल इंटर करे, व्हेन चार्ज पार्टिकल्स इंटर जस्ट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। दैट इज कोई भी डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड का ले रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में ले रहे हो, उस डायरेक्शन से अगर चार्ज पार्टिकल जस्ट परपेंडिकुलर इंटर किया उस फील्ड में, तो उस कंडीशन में हम लोग उसका पाथ क्या देखेंगे, उसके साथ कौन से इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं, उसमें जो लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स होंगे वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन सब का जजमेंट हम लोग केस नंबर फर्स्ट में स्टडी करेंगे। तो इस केस नंबर फर्स्ट में आपको ये एक आइडिया मिल गया होगा कि अगर ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये अगर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, देन इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से ये जा रहा है अपना चार्ज पार्टिकल। ये देखो, ये जा रहा है अपना चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी लेके। अब इससे आप ये आराम से समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे ये दोनों जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। चलो, तो ये बात हम लोग केस फर्स्ट में पढ़ेंगे। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, और करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। दैट इज V and B is both are perpendicular to each other. It gives theta is a 90 degree between them.
ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसी बात को मैंने दूसरे वर्ड में मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया, बता दिया। अभी देखो ये तो आपका पहला केस था, दूसरा केस की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरे केस में हम लोग चार्ज पार्टिकल को उसी फील्ड में उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपका फील्ड मौजूद है। करेगा सेंस ये कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर जस्ट पैरेलल टू बी वेक्टर। इसको दूसरे वर्ड में अगर मैं बोलूं, जैसे कि मैंने यहां पे आपको बताया है, उस वर्ड में अगर मैं बोलूं तो वी वेक्टर जो होगा वो पैरेलल हो गया बी वेक्टर से। इट सेंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में थीटा की वैल्यू आपकी 0 एज्यूम की जाएगी, 0 ली जाएगी। और अगर मैं आपको पिक्चर के जरिए दिखाने की कोशिश करूं तो सपोज कर लो कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल भी जा रहा है। ये कोई अगर चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है तो ये चार्ज पार्टिकल भी इसी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये दूसरा केस हो गया जिसको हम लोग स्टडी करेंगे आज के ही लेक्चर में। तीसरे केस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान दो उसको भी। ये आपका तीसरा केस है। इस तीसरे केस में हम लोग चार्ज पार्टिकल को किसी भी एंगल पे ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से। दैट इज व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे इंटर करेगा, किससे, टू बी वेक्टर। दैट इज करके या और करके मैं अगर आपको इसको बताऊं तो और करके वी वेक्टर मेक्स थीटा एंगल विथ बी वेक्टर। ठीक है, जो आपका v वेक्टर होगा वो b वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। शॉर्ट फॉर्म में सपोज कर लो कि अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये कोई अगर डायरेक्शन है आपके मैग्नेटिक फील्ड का, ये b वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम लोगों ने एज्यूम किया तो इस v वेक्टर से जो चार्ज पार्टिकल है ये अपना कोई चार्ज पार्टिकल प्लस q इस तरीके से एंगल बना के b वेक्टर से एंगल बना के मूव करने वाला है। तो इस कंडीशन में कैसा उसका पाथ होगा, कैसा उसका फिनोमिनन्स देखे जाएंगे वो पढ़ेंगे। इस कंडीशन में कैसा होगा वो पढ़ेंगे। इस कंडीशन में कैसा होगा हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो ये 3 क्लासेस हैं, 3 केसेस हैं, 3 क्लासेस को भी हम बोल सकते हैं, 3 केसेस हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसके अंदर, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो हो जाए स्टार्ट, क्योंकि पहला केस आपके सामने आने वाला है। इसको मैं इरेज कर देता हूं और बहुत अच्छे तरीके से पहले केसेस को डिस्कस करते हुए आपको न्यूमेरिकल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। सुनो, अब पहला हेडिंग आप अपने कॉपी में लिख लो। पहला हेडिंग केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट, ये आ गया केस नंबर फर्स्ट। इस केस नंबर फर्स्ट में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो अब आप लोग अपने सिंबल को ले लेते हैं। जो सिंबल मैंने अभी आपको बताया, जिस सिंबल में मैग्नेटिक फील्ड को हम बोर्ड के इनसाइड ले जा रहे थे, दैट इज हम लोग अब लेने वाले हैं क्रॉस का सिंबल। ये हम लोगों ने क्रॉस का सिंबल ले लिया। क्रॉस से आप समझ गए होंगे कि क्रॉस का सेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर को जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, किससे, बोर्ड से। ठीक है, अभी इसमें मान लो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, बातें और अच्छे से दिखेंगी। अभी इसमें कौन इंटर करने वाला है, हम, आप नहीं, चार्ज पार्टिकल इंटर करने वाला है। जिस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। ये मान लो v वेक्टर के साथ में ये चार्ज पार्टिकल जो कि टेक्स्ट चार्ज पार्टिकल है प्लस q। टेक्स्ट चार्ज पार्टिकल को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और q लेते हैं। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से बचपन से सीखते आए हो। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लेते हुए इसको इंटर कराया, टेस्ट चार्ज को इंटर कराया। वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड का किधर को जा रहा है, डाउनवर्ड, इनसाइड के लिए इनसाइड को जा रहा है। ठीक है, अभी देखो इसके साथ क्या होगा। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल फील्ड में इंटर किया, वैसे ही इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर
एक फोर्स लगेगा। अब वो कौन लगाएगा? मैं नहीं लगाऊंगा, वो आप भी नहीं लगाओगे, वो लगाएगा ये फील्ड, जिस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग बताएंगे। लेकिन पहले उसका मैग्नीट्यूड तो देख ले, क्योंकि वो जो फोर्स होगा वहां पे मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो उस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी, दैट इज द मैग्नीट्यूड होगी, वो आपकी इतनी होगी, QVB साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म आप इसका अच्छे से जानते हो, मैं वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि प्रीवियस वाले लेक्चर में, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म को देखा। इस वेक्टर फॉर्म के बेसिस पे हमने यहाँ पे आपके सामने मैग्नीट्यूड रखी है, अभी डायरेक्शन नहीं रखा है। डायरेक्शन अभी मैं रखूंगा, ठीक है। चलो, तो इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू अगर आप इसमें आप पुट करते हो तो FM की जो वैल्यू आप पाओगे वो क्या पाओगे? QVB साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1, दैट इज ए QVB वैल्यू जो मिली आपको, वो आपकी वैल्यू मैक्सिमम मिली चार्ज पार्टिकल के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। किसका मैग्नीट्यूड? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो फोर्स यहां पे देखा जा रहा था, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। देखो, जब हम इसके डायरेक्शन की बात करना स्टार्ट कर देते ना यार, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग को एक फ्लेमिंग रूल को याद करना पड़ता है। फ्लेमिंग का मैंने योयो रूल, जैसे प्रीवियस लेक्चर में बोला भी था कि फ्लेमिंग का योयो रूल आता है, मैक्सवेल का थंब रूल आता है, जिसके बेसिस पे हम लोग डायरेक्शन का जजमेंट करते हैं। कौन सा डायरेक्शन? हमारे और आपके डायरेक्शन को नहीं, हम मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में दे देता हूं, जिसमें कहा यह जाता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड, ध्यान देना, नॉट राइट हैंड, ये अपना राइट हैंड है, ये अपना लेफ्ट हैंड है। आपका जो राइट एंड लेफ्ट, ऐसा मत करना कि सर हम तो लेफ्टी हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो मेरा जो लेफ्ट वाला हैंड होगा वो राइट वाला हो, ऐसा आप कंडीशन मत मेरे सामने रख देना। ऐसा मेरे सामने एक स्टूडेंट मेरे अपना ने रखा था, तो काफ़ी हम लोगों ने उसका खिंचाई किया। फिलहाल आप जब अपने लेफ्ट हैंड को हल्का सा एज्यूम करना स्टार्ट करो। कैसे? इसके स्टार्टिंग के 3 फिंगर्स, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, इसको अगर आप इन तीनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर योयो स्टाइल में कर दो, जैसे कि ये आपका योयो स्टाइल है, तो इसमें आप अगर करते हो तो आपका जो ये मिडिल वाला फिंगर होगा, ठीक है, ये देखो, इसको ये आप अपने मिडिल वाले फिंगर को किस डायरेक्शन में रखोगे? उस मिडिल वाले फिंगर को आप पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में। पॉइंट नोट करना, मिडिल वाला फिंगर पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए मत रख देना। ये जो आपका डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए बताया गया था और यहाँ पे वो बताया जा भी रहा है। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर के लिए अपना जो फिंगर है, मिडिल फिंगर जो है, वो इसके डायरेक्शन में आप रख दोगे। जब इसके डायरेक्शन में रख दिए, आप सुनो 2 फिंगर की कहानी। आपका जो 4 फिंगर है, ये फिंगर आपका जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है वो इनसाइड जा रहा है, तो इसको आप अपना इनसाइड डायरेक्शन में करके रख लो, और ये वाला चार्ज के डायरेक्शन में। तो ये चार्ज के डायरेक्शन में हो गया, ये इनसाइड चला गया। अभी बचा क्या? अभी तो केवल बचा थंब। तो जो थंब बच गया, वो थंब किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। जब थंब ऊपर जा रहा है तो ये थंब भी आपको बताएगा उस फोर्स के डायरेक्शन के बारे में, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं। यस, तो देखो, वेलोसिटी वेक्टर अगर आपका ये हुआ तो फोर्स आपका किधर लग गया? इधर लग गया। ऊपर के डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल डेविएट होना स्टार्ट कर देगा, खींचने लगेगा, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से कर्व बनाना स्टार्ट कर दिया। जाना तो उसको स्ट्रेट था, लेकिन फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स आ गया? FM फोर्स आ गया। फ्लेमिंग के बेसिस पे हम लोगों ने FM फोर्स को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया, डायरेक्शन हमने उनके बेसिस पे जाना, तो उसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब वो पाथ जो जा रहा था स्ट्रेट, हल्का सा डेविएट हो गया। अब जब डेविएट होके ये यहाँ पे कहीं पहुंचा, तो अब देखो इसका वेलोसिटी वेक्टर हर पॉइंट पे चेंज हो रहा था। डायरेक्शन पहले डायरेक्शन ऐसे था, हल्का हल्का चेंज होने लगा। अभी डायरेक्शन क्या हो गया? अभी डायरेक्शन ऐसे हो गया।
जब डायरेक्शन आपका इस तरीके से हो गया, पहले ऐसे जा रहा था एक्स एक्सिस में, अब वाई एक्सिस में हो गया, जब उसका वाई एक्सिस में हो गया तो फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि फ्लेमिंग के हिसाब से अब वेलोसिटी वेक्टर हम लोग ऊपर ले लिए और फील्ड हम लोग अंदर ले लिए, तो फोर्स हम लोग को किधर बना, इधर बचा। ठीक है, तो इधर के डायरेक्शन में अब अपना फोर्स लगने लगा। पहले अपवर्ड लग रहा था बट अब इस तरीके से लगने लगा। तो ये जब हमारा अब डायरेक्शन हल्का सा जब फोर्स का चेंज हो गया तो पाथ फिर से चार्ज पार्टिकल का हल्का सा चेंज हो जाएगा। देखते रहो, पाथ फिर से इसका चेंज हुआ और ये फिर से एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया। जब वो पार्टिकुलर पॉइंट पे वहां पे पहुंचा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर फिर से बदल गया होगा। जब वेलोसिटी वेक्टर फिर से बदल गया तो अब आप करके देख लियोगे कि अगर इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर जा रहा है, फील्ड नीचे की तरफ है, तो फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। यार हाथ में नहीं तोड़ सकता, आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि इसका फोर्स आपका नीचे की तरफ लगने लगा। ये एफएम का डायरेक्शन हो गया। अब वो अपने पाथ से जो जा रहा था फिर से बेंड हो गया और इसी तरीके से अपने फिनोमिनन्स को रिपीट किया और एक सर्कुलर पाथ पे वो क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। वो सर्कुलर पाथ को, अपने सर्कुलर पाथ को बार बार रिपीट करने लगा। जिस सर्कुलर पाथ का एक पार्टिकुलर रेडियस होगा, जिस सर्कुलर पाथ का एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, जिस सर्कुलर पाथ का एक पार्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, इसी एंगुलर टाइम पीरियड को, इसी रेडियस को हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो रोटी खा के सोना बंद करो, क्योंकि अब हम लोग का स्टार्ट हो गया है काम, जिसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। चलो, तो एफएम की वैल्यू हम लोग की ये आ गई। एफएम के मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, और डायरेक्शन भी देख लिया, फोर्सेस का टर्म्स भी समझ लिया। अब हम लोग अगर उसके पाथ के लिए इंफॉर्मेशन दे तो पाथ विल बी व्हाट, सर्कुलर। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा, सर्कुलर पाथ विल बी सर्कुलर। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगे जैसे कि रेडियस। अगर हम लोग रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के लिए बात करना स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या बात करेंगे, ध्यान से देखा। अभी इस फिनोमिनन कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने क्या देखा कि पाथ हमारा सर्कुलर हो गया। जब हमारा पाथ सर्कुलर हो गया तो सर्कुलर वाले कंडीशन में हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स अपना रोल प्ले करता है। यार क्लास 11 अपना बचपन याद कर लो, वो तो अब बचपन हो गया, उसको अब वहाँ पे छोड़ दो और हल्का सा उसको याद कर लो, जिसमें आपने ये सीखा कि किस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन देने के लिए। तो यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन हम लोग ले रहे हैं, तो वो सर्कुलर मोशन अगर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी किस पे जाती है, आप पे नहीं जाएगी, हमारे पे भी नहीं जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स पे जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे हल्का सा आपका लो इंट्रोड्यूस, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r और यहीं पे आपका आ गया रेडियस r और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो आपको पता हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो आगे, अभी जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपके इस फोर्स के बराबर होगा तब ये बॉडी क्या करेगी, सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेगी। याद कर लो क्लास 11 में कुछ हम लोग ऐसा ही किया करते थे। अभी वैल्यूज आप इक्वल पुट कर दो, mv²/r इज जस्ट इक्वल टू qvb, साइन थीटा की वैल्यू तो हमारी 1 हो गई है, qvb बस हम लोग इसको यही रखेंगे, qvb लिखेंगे। वेलोसिटी का एक कोऑर्डिनेट तो कैंसिल हो गया, r को आप अगर हल्का सा रीअरेंज कर दो तो r की वैल्यू आप क्या पा जाओगे, mv/qb, ये r की वैल्यू आ गई, ये उस रेडियस की वैल्यू आ गई जो रेडियस वो कवर करेगा, ये r की वैल्यू आ गई। इस रेडियस में आपको कुछ टर्म्स निकल के सामने आ रहे हैं, जैसे कि क्या, ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट, ये जो रेडियस है वो आपके मास पे डिपेंड करता है, जो मास पार्टिकल वहां पे इंटर करा रहे हो। मतलब कि अगर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या कोई और चार्ज पार्टिकल इंटर करा रहे हो तो उसके मास पे भी ये रेडियस डिपेंड करेगा। वो भी कैसा डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। अगर आप मास इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो उसका सीधा इफेक्ट आपको उसके रेडियस पे नजर आएंगे। ठीक है, अभी दूसरा जो टर्म है वो क्या नजर आ रहे हैं आपको कि रेडियस की वैल्यू इसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है। जितनी तेज वेलोसिटी से आप उसको इंटर कराओगे उतना ही बड़ा उसका रेडियस बनेगा।
ठीक है, ये आप हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में अपने माइंड में सोच भी सकते हो और फॉर्मूला के बेसिस पे इसको देख भी सकते हो। ठीक है, अभी तीसरा टर्म क्या है, आर की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो नीचे आपको दिख रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है कैमरा हल्का सा तो उसको मेंटेन कर लेना। मैं भी उसको ऊपर बता देता हूं कि आर की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, जिस बी के वैल्यू में इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर वो हुआ तो आप समझ गए होंगे कि बी की वैल्यू अगर आप बड़ी रखते हो तो रेडियस आपकी छोटी बनेगी। ठीक है, देख सकते हो कि बी की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे रेडियस की वैल्यू आपकी घट सकती है। पॉइंट नोट करना। तो ये 3 फैक्टर है, चौथा फैक्टर भी आपको नजर ही आता होगा, चार्ज का फैक्टर। ठीक है, हालांकि चार्ज का फैक्टर हम लोग यहां नहीं देखेंगे क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए देखते हैं। लेकिन कभी कभी अल्फा पार्टिकल आ जाता है, बीटा पार्टिकल आ जाता है, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जैसे ही चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी वैसे रेडियस भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है, देखो बहुत ईजी है ये कॉन्सेप्ट आपका, बहुत ईजी हुआ। लेकिन अभी तक हमने केवल रेडियस के लिए बात किया, अभी हम लोग बात करने वाले हैं टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई होप आप इसको लिख चुके होंगे। ए वाला फैक्टर हो गया, अभी हम लोग बी वाले पे चलते हैं। अभी देखो, चलो बी वाले में मैं तुमको बताने वाला हूं टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड तो होगा ही। अरे यार, रोटी खाना कम कर दोगे तो दिमाग तेज काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखो टाइम पीरियड कोई भी हो, यहाँ पे सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ के लिए टाइम पीरियड हम क्या लेंगे, सरकमफ्रेंस अपॉन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2πr अपॉन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमको नहीं पता, क्वेश्चन में दिया जा सकता है। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू आप लोगों ने और हम लोगों ने साथ साथ ये देखा कि रेडियस की वैल्यू जो आनी है वो हमारी आई थी क्या, mv अपॉन में qb। उस वैल्यू को यहाँ पे हल्का सा यूटिलाइज कर लो। जब वेलोसिटी और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट कैंसिल करोगे तो वैल्यू क्या पा जाओगे आप, 2πm अपॉन में qb। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ से एक निकल के सामने आ रहा है। वो फैक्टर यार ये है कि टाइम पीरियड में कहीं आप वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट नहीं देख रहे हो, मतलब यार कि टाइम पीरियड में वेलोसिटी डिपेंडेंस फैक्टर है ही नहीं। देखो कहीं वेलोसिटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आपका मास दिख रहा है, आपका चार्ज दिख रहा है, आपका बी दिख रहा है, लेकिन वी नहीं दिख रहा है। इसका सेंस कि आप चाहे जैसा वेलोसिटी से आप पार्टिकल्स को इंटर कराओ, उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट हो सकता है। किस कंडीशन में, जब उसका मास कांस्टेंट हो और चार्ज कांस्टेंट हो और बी कांस्टेंट हो। जैसे कि अगर सपोज कर लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला का, याद है ना टकला वाला कंडीशन, तो 0.1 टेस्ला का ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर किया, उस चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन ही ले रहे हैं, वो चार्ज पार्टिकल कुछ अपना रेडियस कवर किया, अब वो चार्ज पार्टिकल रेडियस के साथ साथ अपना ये टाइम पीरियड भी कवर करेगा। सपोज कर लो कोई टाइम पीरियड आया विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, जस्ट ए केस, जो कि बहुत आपकी एक तरीके से रियल केस है। हालांकि हम प्रोटॉन की वेलोसिटी इतनी नहीं लेते हैं, प्रोटॉन की वेलोसिटी हम 10 के पावर में -8 के लगभग में, सॉरी मैं -8 के चला गया, मतलब कि थोड़ा सा आप उस टर्म को समझ सकते हो, माइक्रोस्कोपली कितनी वैल्यू लिया जा सकता है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, तो अगर सपोज कर लो हम v1 स्पीड से एक बार इंटर कराए, एक बार 2v1 स्पीड से इंटर करा दिए, दोनों कंडीशन में अगर हम टाइम पीरियड का रेशियो निकालने की कोशिश करें तो वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि b हमारी चेंज नहीं हुई थी, रेडियस भले चेंज हो जाए, ठीक है, q का वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ था, मास का वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ था, और जो टाइम पीरियड है वो केवल q, m और b पे ही डिपेंड है। इसीलिए टाइम पीरियड का रेशियो दोनों कंडीशन में एक बार v के वेलोसिटी में, एक बार 2v के वेलोसिटी में बराबर आएगा। साथ साथ मैंने एक एग्जाम्पल का आपको केस भी बता दिया, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत मजेदार न्यूमेरिकल्स वेट करेंगे इस लेक्चर के बाद, इंतजार करो, रुको जरा रुको, ऐसा वो एक वीडियो में देखता था, चलो ये मजाक के लिए था। तो ये टाइम पीरियड ही हो गया। टाइम पीरियड के बाद एक सी वाला मैं ऑप्शन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी वर्ड आता है, ठीक है, ओमेगा, जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो
तो ये जो ओमेगा है यार हम लोग का, वो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास 10 के बच्चे से जैसे पूछो, वो कहेगा भैया यार आपको नहीं पता, 2 पाई अपॉन में टी होता है, टी टाइम पीरियड है, तो वो भी बता देगा कि 2 पाई अपॉन में टी है। टाइम पीरियड की वह फॉर्मूला हम लोगों ने अभी निकाला, ठीक है। इसी टाइम पीरियड के फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, दैट इज 2 पाई एम, ये यहाँ रहेगा, और नीचे का जो टर्म था ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर आपका क्यू भी हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा क्यू भी अपॉन में यम, ये आपका ओमेगा, ये आपका ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा मतलब कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आप देख रहे हो कि एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, किसके लिए? किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के लिए और एक पार्टिकुलर यूनिफॉर्म फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म इसलिए लिया जा रहा है, आप समझ रहे हो कि टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगेगा तो आपकी ये वैल्यूज बदलने लगेंगी, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग नॉन यूनिफॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रोटी खा के वीडियो मत देखो, क्योंकि रोटी खा के देखोगे तो दिमाग कम काम करेगा, ठीक है। खाली पेट में दिमाग बहुत तेज काम करता है, कभी एक्सपीरियंस करके देख लो। तो ये बात हो गई, ओमेगा का फॉर्मूला हो गया, ओमेगा का टर्म हो गया, और ये आपका पहला वाला केस कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले केस की तरफ, फटाक से दूसरे वाले केस की तरफ चल देते हैं। जिस दूसरे वाले केस में हम लोग क्या सीखेंगे कि किस तरीके से चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा जब वो इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, कैसे? पैरेलली, ठीक है। पैरेलली का मतलब कि v वेक्टर और v वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है वो अब हो जाएगा 0, ओके। अभी फिगर इसका मैं बना दूंगा आपको, तो फिगर तो इसका आसान है यार। ये आपका अगर b वेक्टर हो गया, ये अगर आपका b वेक्टर हो गया, तो ये कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, मास भी है, इसके साथ इस तरीके से इंटर कर रहा है, ठीक है। 0 डिग्री का एंगल बना के इंटर कर रहा है। तो इसमें इस कंडीशन में हमारा जो एफएम का वैल्यू होगा, एफएम वेक्टर, वो क्या आएगा आपका? क्यू वी वी साइन 0 डिग्री, दैट इज साइन 0 का वैल्यू आप जानते हो 0, दैट इज एफएम की वैल्यू क्या आ गई यार आपकी? देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप खुद इस बात को देख रहे हो कि एफएम की वैल्यू आपकी 0 मिल गई। मतलब कि फोर्स वहां पे लगा ही नहीं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे था। मैग्नेटिक फील्ड वहां पे था, फोर्स वहां पे नहीं लगा। जब फोर्स वहां पे नहीं लगा तो चार्ज पार्टिकल क्या किया? तो चार्ज पार्टिकल जैसे जा रहा था वैसे चलता गया, रुका नहीं, स्ट्रेट पाथ कवर करके वो निकल गया, रुका नहीं, ठीक है। यहां पे मैं इस बात को लिख दे रहा हूं, पाथ विल बी स्ट्रेट। पाथ कैसा हो गया यार? स्ट्रेट हो गया, ठीक है। स्ट्रेट की स्पेलिंग आई होप सही होगी, क्योंकि मुझे स्पेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत है यार, इंग्लिश कमजोर है ना, मजाक कर रहा हूँ, संभाल लेना, इंग्लिश का टीचर नहीं। तो एफएम की वैल्यू ये हो गया। अभी एफएम की वैल्यू जब ये हो गया तो हम लोग इसके लिए टाइम पीरियड तो देखेंगे नहीं, रेडियस तो कुछ बना नहीं, पाथ के लिए कोई इक्वेशन होगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ कवर करता हुआ निकल गया। तो यहाँ पे ये आपके केस यहीं पे रुक जाता है, यहीं पे इसके बारे में अब बस इतनी ही जानकारी थी। अब हम लोग सीधे केस नंबर 3 पे चलेंगे। चलो, तो केस नंबर 3 में आप और हम दोनों जानते हैं कि क्या आने वाला है। इस केस नंबर 3 में आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है मेक्स थीटा एंगल विथ बी वेक्टर, ठीक है। मेक्स थीटा एंगल विथ बी वेक्टर। इट केस मान लो, इन दिस केस मान लो कि अगर आपका कहीं बी वेक्टर जा रहा था, सपोज कर लो कि ये बी वेक्टर आपका अगर कहीं था, तो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मोशन बनाया, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से वो मोशन बना के आगे जाने की कोशिश कर रहा है। सभी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा नहीं है कि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं बनाया तो नहीं होगा, ऐसा समझ लेना कि सभी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अभी ये जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बनाया? थीटा डिग्री। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कंडीशन में इनके साथ क्या होगा, थोड़ा नजर डाल देते हैं इस पर, ठीक है। क्या हमको परेशान करेंगे? हो ही नहीं सकता। फिजिक्स इतनी आसान सब्जेक्ट है कि आप इसको अगर फील कर जाओगे अंदर से ना, दिमाग से और दिल से दोनों, कहते हैं ना कि दिल और दिमाग दोनों से सोचोगे तो सक्सेस होगे, तो दिल और दिमाग दोनों से अगर फिजिक्स को फील कर गए तो कोई चीज़ फिजिक्स में
मुश्किल नहीं है कि तुम्हें नहीं आएगी। ठीक है, चलो। तो v वेक्टर मेक्स अ थीटा एंगल विथ b वेक्टर। जब b वेक्टर v वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो उसके साथ क्या होगा, देखो हम लोग यहाँ पे नाउ बी स्प्लिट, हम लोग यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। किसको स्प्लिट करेंगे, v कंपोनेंट को, कंपोनेंट ऑफ v, बी स्प्लिट वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट कौन कौन सा होगा यार, एक पैरेलल कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। मतलब कि आपका एक पैरेलल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो आपका होगा v sin थीटा। याद करो रिजोल्यूशन वेक्टर का v पैरेलल कंपोनेंट आपका होगा v cos थीटा। अभी आप ये देख रहे हो कि ये जो v sin थीटा है वो इधर के डायरेक्शन में है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा आपको। और ये एक v cos थीटा है, मतलब v पैरेलल कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। इसीलिए मैंने यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट ले लिया और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया कि समझने के लिए आसान होगा। ये आपका v परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसका वैल्यू आएगा क्या, आपका v sin थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी v cos थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज आप समझ गए होंगे। दैट इज ये वाला हो गया परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, और ये वाला हो गया पैरेलल टू b वेक्टर। ठीक है, ये पैरेलल टू b वेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर टू b वेक्टर हो गया। आई होप इन दोनों केसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि इस वाले केस के वजह से पार्टिकल कैसा मोशन करेगा यार बता दो ना मेरे को, क्यों वेट करा रहे हो। इस वाले कंडीशन के लिए पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, पाथ विल बी सर्कुलर। याद करो सर्कुलर वाला कंडीशन, पाथ विल बी सर्कुलर, क्योंकि बी वेक्टर से वो परपेंडिकुलर है। और ये वाला कंपोनेंट कैसा आपका करेगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट कैसा करेगा, पाथ विल बी स्ट्रेट, पाथ विल बी स्ट्रेट। जब ये दोनों पाथ आपको मिल गए, इन दोनों पाथ को आप कंबाइन कर दो, मतलब कि इन दोनों पाथ को आप प्लस कर दो। जब दोनों पाथ को आप प्लस करके देखोगे, क्योंकि पार्टिकल के पास टेन एंगल पे थीटा पे वेलोसिटी है, तो दोनों कंपोनेंट उसके पास हैं, तो दोनों कंपोनेंट के मोशन के काइंड भी उसके पास हो गए। जब दोनों कंपोनेंट के मोशन के काइंड भी उसके पास हो गए, तो वो पार्टिकल कैसा मोशन किया, इस तरीके से आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, मतलब कि हेलिकल पाथ बनाते हुए वो आगे बढ़ता चला गया। स्प्रिंग देखोगे, आप स्प्रिंग में आपका जो कोई भी मटेरियल्स के अगर वो मिलके बना है तो उस स्प्रिंग में इस तरीके से अरेंजमेंट आप नजर आता होगा। और इसी तरीके से ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल आगे के तरफ बढ़ता रहेगा, लेकिन सर्कुलर पाथ बनाता रहेगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ बनाते हुए ये आगे की तरफ डायरेक्शन में जाता रहेगा। ठीक है यार, बताओ ना यार, फील नहीं आया ना, मज़ा नहीं आया सर। अरे यार मज़ा आना ही आना है, क्योंकि इसमें आपका पाथ हेलिकल बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि दोनों पाथ इसमें कंबाइन है। ठीक है, तो जब आपका किसी पार्टिकुलर एंगल पे वेलोसिटी वेक्टर बी वेक्टर से जा रहा होगा तो उसका पाथ स्ट्रेट भी मिलेगा और सर्कुलर भी मिलेगा। मैंने यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया है। अब इस पाथ के लिए रेडियस भी है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ भी इसमें है ना। इस पाथ के लिए टाइम पीरियड भी है, क्योंकि सर्कुलर पाथ है। और एक चीज और है जिसको हम लोग पिच बोलते हैं, वो भी है। तो तीनों चीज को फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं इसको हल्का सा यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। सब चलो इसको इरेज करते हैं। देखो चलो, अभी जो हम लोग रेडियस देखेंगे ना यार, ए वाला मैं केस बना रहा हूँ। रेडियस के बारे में जो बात देखेंगे ना, आर की वैल्यू जो देखेंगे, वो हमारा कौन रेडियस उसको बना रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ उसको कौन दे रहा है। तुम तो दे नहीं रहे हो, मैं तो दे नहीं रहा हूँ, कौन दे रहा है, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट दे रहा है उसको सर्कुलर पाथ। तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को ही लेके हम उसके रेडियस को निकालेंगे। मतलब जो भी हमारा रेडियस का फॉर्मूला था उसमें हम लोग वेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर में लेंगे। ठीक है, आप याद करो सर्कुलर पाथ के लिए फॉर्मूला आप mv/q देखे थे, तो वहां पे जो v देखे थे वो आप परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लोगे, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला आपको सर्कुलर पाथ दे रहा है। दैट इज mv sin थीटा अपॉन में qb। ये आपका रेडियस की वैल्यू हो गई। किसके लिए हो गई,
इस कंडीशन के लिए हो गई। उस कंडीशन के लिए मत लगा देना, केवल रेडियस की वैल्यू उस सिंपल वाले कंडीशन के लिए यूटिलाइज मत कर देना यार, इसके लिए यूटिलाइज करना है। तो चलो ये कंडीशन ए वाला तो मिल गया, रेडियस की वैल्यू क्या होगी ये हमको समझ में आ गया। अभी टाइम पीरियड की वैल्यू देख लो यहीं पे, ये ए मैं बता दिया, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, लिख ली होगी यार। अब आप लोग तेज हैं, हमसे ज़्यादा तेज हैं क्या सा चढ़ा दे रहे हैं। तो टाइम पीरियड की बात करते हैं अब। टाइम पीरियड मतलब कि टी के लिए बात करेंगे तो टी के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन? हम और आप तो नहीं होंगे। टी के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अभी देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आ गया। लेकिन जैसे कि अगर आप यही करोगे ना 2 पाई आर अपॉन में वी परपेंडिकुलर, ठीक है, तो 2 पाई आर का वैल्यू एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। अभी देखो वी कंपोनेंट और वी कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया। देख लो क्या निकल के आ रहा है, निकल के क्या गया आपका 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देख लिए, मैंने प्रीवियस वाले में बताया था कि टाइम पीरियड आपके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब टाइम पीरियड आपके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं किया तो टाइम पीरियड इस वाले कंडीशन में सेम रहेगा जैसा सर्कुलर पाथ में आप देखते थे, ठीक है। देख लो आ गया है कंडीशन। चलो रोटी खाना बंद कर दो यार बस चलो सर चावल खाए, चावल खाने से तो और नींद आती है। अरे हम मजाक करते हैं, चावल ऐसा मत कहो कि रोटी भी छोड़ दे और चावल भी छोड़ दे और चौथे दिन हॉस्पिटल पहुंच जाए, ऐसा मत कर देना। चलो तो ये टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। एक चीज़ और बताना है हमको, पिच के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो पिच के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, ध्यान देना। पिच है क्या उसको भी पहले समझना। पिच, ध्यान देना, ये क्या है मैंने बॉल फेंका, बॉलिंग किया। तो जब आप बॉल फेंकते हो तो बॉल क्या होता है कि इस तरीके से पहले डिप करती है, फिर बाउंस बैक होके जाती है आगे। अब कंप्लीट वन साइकिल में जितना वो डिस्टेंस जा पाया एक साइकिल में, ऐसा नहीं कि 10 बार चक्कर लगा के तब गया, नहीं, एक साइकिल में जितना बार वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना बड़ा वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी को हम लोग वहां पे भी पिच बोलते थे और यहां पे भी पिच बोलेंगे। कहने का सेंस ये कि जैसे कि ये पार्टिकल इस तरीके से मोशन करके आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से मोशन करके, अगर नहीं नजर आ रहा है तो मैं थोड़ा सा डार्क बना दे रहा हूं, इस तरीके से मोशन करके वो आगे बढ़ रहा है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, जितने में वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर जाएगा, उसी कंप्लीट रिवॉल्यूशन को ही हम लोग बोल रहे हैं पिच, ठीक है, जो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट है। और एक्स कंपोनेंट के लिए जो हम निकालेंगे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड ही आएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो आपका पैरेलल कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसको स्ट्रेट बढ़ाने वाला कौन है, हम नहीं थे, ये भी नहीं था, ये था पैरेलल कंपोनेंट वाला, मतलब वी पैरेलल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो वी पैरेलल कंपोनेंट के वैल्यू क्या है, वी कॉस थीटा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो तुम निकाले हो, इसको तो दोबारा निकालना ही नहीं है। और ओवरऑल इसकी जो वैल्यू बन गई, वो क्या बन गई, 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन में क्यू बी। ये आपकी पिच की वैल्यू बन गई। अब बताओ मेरे को कोई डाउट है? अगर अभी कोई डाउट है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो खोल के प्रीवियस वाला भी देख भी लेना। अगर वहाँ से कोई डाउट नहीं क्लियर होता है तो मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक मैंने अंदर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कांटेक्ट नंबर भी है। आपका जो क्वेश्चन हो, जो न्यूमेरिकल हो, आप यार पूछो ना यार हमसे, ठीक है। वो 3 का डायलॉग था ना कि नॉलेज कहीं से भी मिलता है, यहाँ से भी है, कहीं से भी है, सब जगह से ले लो, ठीक है। चलो तो ये बातें थी आपकी आज की, और इस बातों में हम लोगों ने अपने वो तीनों कंडीशंस को सीखा, बहुत अच्छे तरीके से सीखा। प्रीवियस लेक्चर में मैं तुमको बताऊंगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किस पर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल IIT JEE के लेवल के होंगे। तो चलो उसको हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही, फिर से मिलेंगे। घर पे रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। थैंक यू एवरीवन।